कोई बोल रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डेड है, वो मुझे लगता है कि वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि थिंकिंग इज डेड। पर क्या थिंकिंग डेड हो सकती है? क्योंकि टेस्टिंग तो थिंकिंग है। तो आपको क्या लगता है सैलरी वाइज डेव को ज्यादा सैलरी मिलती है कि क्यूए को ज्यादा सैलरी मिलती है? क्योंकि सेलिंग टेस्टिंग हार्ड है, दिखता नहीं है, बहुत सटल है, तो आपके काम को विजुअल बनाना, दिखा पाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। इफ यू कैन बिल्ड स्टफ एंड इफ यू कैन सेल स्टफ, यू आर अनस्टॉपेबल। तो अगर मुझे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम करना है, अगर मुझे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट शोकेस भी करना है, तो मैं पहले तो ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स ढूंढूं कहाँ पे? और सीखने में आपको खुद का टाइम डालना भी चाहिए। मतलब एक और चीज ये है कि कई लोग इसलिए नहीं सीख रहे कि भाई मेरी कंपनी किस दिन सिखाएगी। क्या कोई डॉक्टर बोलता है क्या कि भाई पेशेंट तू आ, फिर मेरे को सिखा कैसे इलाज करना, फिर मैं तेरा इलाज करूंगा? या कोई लॉयर बोलता है कि पहले मैं सीखूंगा फिर तुझे सिखाऊंगा और तेरे पैसे पे मैं सीखूंगा? तो आप भी अपने क्राफ्ट को समझो कि कहाँ पे क्या लगना है। अगर आप सिर्फ एक हथौड़ा सीख के चले गए ना और हर जगह वही मारोगे, तो बहुत वैल्यू नहीं बना पाओगे। हो सकता है इंटरव्यू क्लियर हो जाए, हो सकता है ऑटोमेशन का रूल लग जाए, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है वैसा। चाहे आप मैनुअल करो, ऑटोमेशन करो, एआई से करो, आपको टेस्टिंग का फाउंडेशन तो आना चाहिए। तो एक ऐसा क्यूए जिसको कोडिंग पसंद नहीं है, वो क्या करियर पाथ पे जा सकता है फिर? हाँ, मतलब कंपटीशन टफ आप जबरदस्ती बना रहे हो, मतलब स्टैंड आउट करना आसान है। बस आपको वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही आप करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो सबको मिल रहे हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो कि कोई ऐसा आदमी जो सिर्फ टूल्स या ऑटोमेशन या कोड यूज ही नहीं करता है, तो अब उसको क्या ड्रॉबैक या सेटबैक है? ऑफ कोर्स। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है राहुल परवल, जिनको 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि सारी दुनिया सिर्फ डेवलपर के बारे में बात करती है, सबको डेवलपर की तरफ ही जाना होता है। लेकिन जो हमारे गेस्ट है वो डेवलपर से टेस्टिंग में मूव हुए हैं। तो ये एक बेटर पर्सन है जो बता सकते हैं कि क्यूए और डेवलपर में क्या डिफरेंस है, सैलरी वाइज, रिस्पेक्ट वाइज। फिर हम फिर हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा टेस्टर एआई में क्या सीख सकते हो। फिर क्या मस्ट स्किल्स है जो आप में होनी ही चाहिए, एक क्यूए में होनी चाहिए इन 2024। तो वेलकम राहुल मेरे पॉडकास्ट में। हम आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू। थैंक यू सिद्धार्थ, मेरे इंट्रोडक्शन के लिए और एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए। और आपकी जो ऑडियंस है उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं राहुल परवाल और पुणे में वर्क करता हूँ आईएफएम के साथ एज अ स्पेशलिस्ट। और हम लोग टेस्ट करते हैं आईओटी रिलेटेड सिस्टम्स, इंडस्ट्री 4.0 के सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस। मैं टेस्टिंग कम्युनिटीज के अंदर बहुत एक्टिव रहता हूँ और पसंद करता हूँ लोगों से एंगेज करना, उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, कोलैबोरेट करना। और फ्रीक्वेंट ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पे भी वीडियोस आजकल डालता हूँ। जैसा कि सिद्धार्थ ने बताया, मैंने अपना करियर एज अ डेवलपर शुरू किया था और शुरू में 2 से 3 साल में डेवलपर था और उसके बाद मैं टेस्टर बना और बाय चॉइस बना। तो एंड देन आज मेरे को लगता है कि मैं पूरी तरीके से टेस्टर हूँ, और मेरे दिल से, दिमाग से, सोच से और काम से। सो ये मेरी जर्नी थी। तो राहुल, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि सब लोग डेव की तरफ मूव होना चाहते हैं, सबको डेवलपर ही बनना है, और आप डेवलपर से टेस्टिंग में मूव हुए, तो उसका कोई रीजन था क्या? रीजन था, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मेरे कैपजेमिनाई के अंदर ज्वाइनिंग लगी थी और वहाँ पे उन्होंने मेरे को डॉट नेट में ट्रेनिंग कराई थी। 3 मंथ्स वंडरफुल ट्रेनिंग। मैं रेडी था डॉट नेट डेवलपर बनने के लिए और ट्रेनिंग में टॉप किया था, तो ऐसा लगा था कि अब अच्छे डॉट नेट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करूंगा, एमजीसी वगैरह। और उतने में जब बेंच पीरियड पे था, मेरे लिए एक रिक्वेस्ट आई कि रिसोर्स टीम से एक अच्छा डॉट नेट इंजीनियर मांगा गया जो कि पीएमओ में काम कर सके, क्योंकि उनको कुछ मैक्रोज वगैरह का काम था जो डॉट नेट से थोड़ा वीबी मैक्रोज लिख सकते हैं एंड ऑल। उन्होंने मेरे को वो प्रोजेक्ट असाइन किया। मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट था अपने लॉट का, मतलब फर्स्ट पर्सन था अपने लॉट का जिसको प्रोजेक्ट मिला। और वहां पे जब गया तो मेरे को प्रोजेक्ट में समझ आया कि यहाँ तो बहुत सारा एक्सेल का काम है, थोड़ा बड़ा कुछ एक्सेल मतलब मैक्रो लिखना है एक्सेल के ऑटोमेशन के लिए, पर यहाँ डॉट नेट डेवलपमेंट का ज्यादा काम नहीं है। तो स्लोली वहां पे मैंने डॉट नेट डेवलपमेंट का काम ढूंढा, उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक डॉट नेट एप्लीकेशन
बनाना शुरू किया और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट कर रहा था। जिस अकाउंट के लिए मैं ये कर रहा था वो एक टेस्टिंग अकाउंट था। तो मेरा सीन ऐसा था कि मैं एक अकेला टेस्टर या अकेला डेवलपर बैक देन वहाँ पे बैठता था और मेरे सारे चारों तरफ ऑटोमेशन टेस्टर, परफॉर्मेंस टेस्टर एंड ऑल दीज स्पेशलिस्ट, टेस्ट मैनेजर्स, पूरा ये टेस्टिंग का कबाल था। एंड बैक देन आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 2 years, तो 2 साल हो गया था काम, और 2 साल के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप सी शार्प डॉट नेट करते हो और हमको जरूरत है सी शार्प में फ्रेमवर्क डेवलप कराना है। और मतलब आज भी आप देखो तो सी शार्प के ऑटोमेशन के लोग इतने इजीली नहीं मिलते, तो तब तो और चैलेंजिंग था 5 years 6 years 7 years बाद। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर सकता हूँ। उन्होंने पेयरिंग कराई मेरी कुछ टेस्टर्स के साथ। मैं इकलौता डेवलपर था उस टाइम कि ये लोग आपको थोड़ा बहुत टेस्टिंग सिखाएंगे और आप इनको थोड़ा बहुत सी शार्प सिखाओ, और ऐसी क्रॉस की एक टीम बनाते हैं और आप उसमें करो। तो वहां पे जाके मैंने शुरू में ऑटोमेशन, यूटिलिटी, फ्रेमवर्क ये सब बनाने का काम किया। और मेरा उस टाइम पे माइंड ऐसा होता था कि ये कुछ एक टेस्टिंग एक प्रॉब्लम है जिसको मुझे ऑटोमेट करना है, और मैं उसके लिए यहाँ पे लाया गया हूँ। मेरा काम है इस पूरे मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट करना, और मैं एक ऑटोमेटर हूँ और मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे ये करना है। तो धीरे धीरे वहां से ऑटोमेशन में आया, थोड़ा टेस्टिंग के लिए किया। धीरे धीरे उन्होंने बोला आप स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्टिंग के टास्क दिए, और कोडिंग में बहुत मतलब अच्छा था, हैंड्स ऑन, तो क्विकली कर पाता था, इजीली कर पाता था। और वहां से मेरा, अगर आप देखोगे, करियर स्लोली स्टार्ट हुआ इन टेस्टिंग। इवेंचुअली आफ्टर, मतलब कैपजेमिनी में 3.5 year, मतलब 3 year का टाइम मैंने जब बिता लिया, तो मुझे फिर लगा कि अब मैं जॉब चेंज करता हूँ। और जब चेंज करने लगा तो ऐसा लगा कि अभी क्या करूं, मतलब कि वही डेवलपर से स्टार्ट था, बीच में ये सब करने आया था मैं, तो डेवलपमेंट की जॉब देखता हूँ या फिर मतलब क्या करना है। तो मेरी प्रोफाइल, जो भी मैंने काम किया था उस रेज्यूमे के हिसाब से मुझे 2 तरीके के कॉल आते थे, एक डॉट नेट डेवलपर के और एक एसडेट सी शार्प, इस तरीके के रोल के। और मैं डॉट नेट डेवलपर के भी इंटरव्यू देता था और वो क्लियर भी हुआ, तो ऑफर ऑफर लेटर भी मिला, मतलब कि भाई आप आके ज्वाइन करो। और सी शार्प टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर के इंटरव्यू भी देता था, और जब वो देता था तो मुझे रियलाइज होता था कि यहाँ पे मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब टेस्टिंग स्पेस वालों को ऐसा सी शार्प प्रोग्रामर जिसको थोड़ी टेस्टिंग की नॉलेज भी है, कोडिंग बहुत फास्ट और हैंड्स ऑन है, तो ऐसे बंदे की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मेरे को टेस्टिंग में अगर 5 ऑफर मिलते थे तो डेवलपमेंट में 1 ऑफर मिलता था। तो मेरे को बहुत ऑफर मिले थे, मतलब सी शार्प टेस्टिंग के। तो उस तरीके से देन आई फाउंड आईएफएम, जहाँ पे मेरी मतलब ये सर्च एंड हुई, और मेरे को इतना काम पसंद आया, मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी जो डेवलपमेंट स्किल्स है और थोड़ी टेस्टिंग स्किल है उसका मिक्स ब्लेंड करके हम कुछ कर सकते हैं। तो वैसा शुरू हुआ था। और देन इवेंचुअली आई जॉइंड आईएफएम, एंड इवन टुडे, टिल टुडे आई वर्क देयर एज आईएफएम। एंड आईएफएम आने के बाद मैंने बहुत टेस्टिंग एक्सप्लोर किया, टेस्टिंग को समझा, और पिछले 5-6 सालों की जर्नी अलग रही है, और उससे पहले की जो डेवलपमेंट जर्नी और ट्रांजिशन जर्नी वो अलग रही है। तो राहुल, नॉर्मली ये मैं बहुत सुनता हूँ अपने करियर में कि क्यूए वर्सेस डेव तो चलते ही रहता है। तो आपको क्या लगता है, सैलरी वाइज डेव को ज्यादा सैलरी मिलती है कि क्यूए को ज्यादा सैलरी मिलती है? सी मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर है। जैसे मैं तो जब था, तो मैं तो डॉट नेट डेवलपर था, डेव, और मैं डॉट नेट को यूज करके टेस्ट ऑटोमेशन भी कर सकता था। तो मेरी डिमांड और वैल्यू फॉर व्हाट आई वाज प्रोवाइडिंग बहुत हैवी थी इन टेस्टिंग रोल्स। तो मुझे तो टेस्टिंग में ज्यादा सैलरी भी मिल रही थी उस टाइम पे। मैंने ये फील किया है जहां पे मैं जिस एनवायरनमेंट में वर्क करता हूँ, कि सैलरी इज ऑफन प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दैट यू प्रोवाइड। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो सी मतलब अगर आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहे हो या एक टेस्ट केस लिख रहे हो एक एप्लीकेशन के लिए, और आपका विजिबिलिटी और रोल बहुत लिमिटेड है, तो आपकी सैलरी कहो या फिर आप जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हो या आप जो कंपनी आपको देना चाहिए वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बट सपोज आप फ्रेमवर्क लेवल पे काम कर रहे हो, आपको डिजाइन लेवल पे काम कर रहे हो, जो इम्पैक्ट करेगा आने वाली 10 तरीके की एप्लीकेशंस को,
या आप कुछ एक ऐसा मॉडल बना रहे हो जो जो यूज होगा आगे जाके, स्केल होगा जो, तो आपको सैलरी टेस्टिंग में भी मिलेगी। सो इट्स अबाउट फाइंडिंग कि आप क्या वैल्यू डिलीवर कर सकते हो। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि डेव वर्सेस टेस्टर क्यों, मतलब आप और भी 2-3 रोल्स को बगल में खड़ा कर दो, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजाइनर, स्क्रम मास्टर, कौन क्या वैल्यू देगा वो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म डिसाइड करेगा कि ये क्या लेके जाएगा। तो दैट्स माय थॉट। तो ये मिथ है कि डेव की सैलरी क्यूए की सैलरी से ज्यादा होती है। आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हो वो हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होगी, फिर आप क्यूए हो कि डेव, उससे फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली, ये फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे लगता है कि इस मिथ की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते। लोगों को लगता है यार कि हम हमारी तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, या पता नहीं मिलेगी नहीं, हम तो पता नहीं घर नहीं बसा पाएंगे, क्या हो जाएगा। पर ये सही नहीं है। आप अगर वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप अनस्टॉपेबल हो। आपकी बहुत डिमांड है यहाँ पे, मतलब ऐसे टेस्टर्स हमको चाहिए जो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो दिस इज अ हैपनिंग प्लेस फॉर दोज पीपल। हाँ, क्योंकि ये बहुत कुछ आता है कि क्यूए में इतना स्कोप नहीं है, क्यूए में सैलरी नहीं है, क्यूए वर्स्ट प्रोफाइल है। मतलब सबको ऐसा लगता है कि भाई सब डेवलपर की तरफ ही जाओ तो आपको सैलरी भी मिल जाएगी, आपका स्कोप भी बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये दोनों एक ही, मतलब अलग अलग साइड है कॉइन के, डेवलपमेंट और टेस्टिंग। लोगों के बायसेस हो सकते हैं, पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, इंक्लिनेशन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है किसी को डेवलप करना पसंद हो, द जॉय ऑफ क्रिएशन, उसमें बड़ा मजा आता हो। या फिर किसी को टेस्ट करना, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना, उसमें बड़ा मजा आता हो। मतलब तो एक एक नेचर भी होता है, और उसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्या हो, आपके अंदर क्या है, और जो अंदर है उसको क्या चीज अलाइन होती है। जैसे मेरे अंदर जब मैंने काम किया टेस्टिंग में, मुझे समझ आया कि मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ। मुझे क्वेश्चनिंग द प्रोडक्ट अच्छा लगता है। और मुझे ये भी समझ आया कि यार मैं तो डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आके यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, और थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग जो भी मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे जो टेस्टिंग समझ आ रही है वो मुझे मेरे साथ जो बाकी टेस्टर काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा समझ आ रही है। और मैंने कहा यार मेरे को टेस्टिंग प्रोफेशन में कुछ मिल सकता है, क्योंकि मेरे को समझ आ रहा है यहाँ पे कि ये व्हाट इज टेस्टिंग एट द फंडामेंटल लेवल। तो वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि राहुल, आपने डेवलपर का भी रोल देखा है, क्यूए का भी रोल देखा है, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि डेवलपर को क्यूए से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो डेवलपर्स अपने काम को शोकेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या जो भी प्रोफेशनल, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। जो अपने काम को बेटर सेल कर सकता है, बेटर प्रेजेंट कर सकता है। और डेवलपर के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो जो कर रहा है वो बहुत इजीली विजिबल है, क्योंकि वो एप्लीकेशन बना रहा है या कुछ कुछ एपीआई बना रहा है जो दिख रही है। तो ये नेचुरल एडवांटेज है। एट द सेम टाइम ऐसे डेवलपर्स जो अपने काम को अच्छे से शोकेस कर सकते हैं या करते हैं, वो भी ज्यादा है इंडस्ट्री में, मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखे हैं। कि मैंने अगर सपोज 10 टेस्टर देखे, 10 डेवलपर देखे, तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे डेवलपर सेलिंग देयर वर्क में बेटर थे। पर एज अ टेस्टर या एज अ प्रोफेशनल, कोई भी, मैं तो कहता हूं, अगर आप अपनी वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सकते हो। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप सुन अच्छे से सकते हो, आप बोल अच्छे से सकते हो, आप विजुअली अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप चीजें जो कर रहे हो वो सेल कर सकते हो। और टेस्टिंग सेल करना हार्ड है। तो एज अ टेस्टर आपके पास बहुत स्पेशल सेलिंग स्किल होनी चाहिए, और प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब कोई रीजन ही नहीं है ना कि रिस्पेक्ट ना दी जाए। अगर आप काम कर रहे हो और आपका काम वैल्यूएबल है, और आप बता सकते हो कि ये काम इतना वैल्यूएबल है और ये ना हो तो ये रिस्क है, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। पर आप ऐसा काम कर रहे हो कि जो आप डिमॉन्स्ट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम चाहे बोलें कि भाई टेस्टर को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, पर कभी भी और किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं हुआ है कि इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट हमेशा लोगों को मिलती है। आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, मतलब कोई पॉलिटिक्स ले लो, आप कोई पुलिस डिपार्टमेंट ले लो, डॉक्टर डिपार्टमेंट ले लो, बड़ा क्रेडिबल है, हाई रिस्पेक्टफुल। पर अच्छे डॉक्टर्स को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है।
कई डॉक्टर्स हैं मतलब अच्छा काम नहीं किया, रेपुटेशन खराब हो जाती है, यार मेरा केस बिगाड़ दिया, या बताया नहीं, या फिर जबरदस्ती टेस्ट कराए। तो आप जो कर रहे हो, आप जो वैल्यू दे रहे हो और आप जो उसको सेल कर रहे हो, उसी से आपकी रिस्पेक्ट डिफाइन होगी। मतलब हम लोग हमारा काम शोकेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को शायद ऐसा लग रहा है कि डेव को ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है और क्यूए को कम रिस्पेक्ट मिलती है। अगर किसी को लग रहा है तो ऑफ कोर्स मतलब शोकेस करना इम्पोर्टेंट है, और इंटरपर्सनल स्किल्स इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज नीडेड या। तो अगर मैं क्यूए हूँ तो राहुल, आपको क्या लगता है क्या सैलरी रेंज होनी चाहिए जो मुझे मिलना ही चाहिए? अगर हम लोग ले ले फॉर एग्जांपल, अगर 5 इयर्स एक्सपीरियंस क्यूए, तो उसको क्या रेंज ऑफ सैलरी मिल सकती है मार्केट में? ओके, सैलरी रेंज जो है ना, मतलब मैं देखता हूँ बड़ा एज अ फॉर्मूला मैथमेटिक्स बना के डालते हैं लोग। मैंने देखा है कि भाई ये ना 5-6 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहला तो है कि आप कौन सी कंट्री में कर रहे हो, मतलब इंडिया में कर रहे हो, यूएस में कर रहे हो, इंडिया में बैठ के बाहर का कुछ कर रहे हो, नेपाल में बैठ के इंडियन कंपनी में कर रहे हो। और इस तरीके के सारे टेस्टर्स को मैं तो जानता हूँ जो कर रहे हैं ऐसा काम। आप कौन सी लोकेशन में कर रहे हो, मतलब आप बैंगलोर में कर रहे हो, आप जयपुर में कर रहे हो, या जोधपुर में कर रहे हो। आप समझ रहे हो, मतलब टायर 3 में चले जाओगे तो आपको उतनी सैलरीज नहीं मिलेगी फॉर मेनी रीजन। दूसरा है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, मतलब रिमोट है, इन पर्सन है। आप, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैंने देखा है कि आप अगर सर्विस बेस्ड में कर रहे हो या प्रोडक्ट बेस्ड में कर रहे हो, या फिर एज अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंट कर रहे हो, ये भी डिफाइन कर देगा कि आपकी रेंजेस किधर जाएंगी और कितनी फ्लक्चुएट होंगी। एक चीज और जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है कि अ, कई बार इंडस्ट्री जो है ना वो बड़ी निश हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आईओटी इंडस्ट्री मेरे को लगता है बहुत निश है, बहुत लोग इसमें काम ही नहीं करते, मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं है ऐसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स या इस तरीके की डिवाइसेस, ये कनेक्शंस करने, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। तो ऐसी निश स्किल्स अगर आपकी होगी तो आपको अच्छी पेमेंट मिल सकती है। दूसरा है कि वैल्यू फिर आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर मतलब ये जो सारे फॉर्मूले है ना कि भैया आपको 2x मिलने चाहिए, 3x मिलने चाहिए, 2.5x मिलने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपके शुरू के 7-8 साल तक चलेंगे। उसके बाद गेम प्योर वैल्यू बेस्ड पे है, आप क्या कर सकते हो, क्या ला सकते हो, क्या किसको डिलीवर कर सकते हो। क्या आप एक टीम को ट्रेन कर सकते हो, आपके पास क्या वो स्किल है। आपको मैं अगर फ्रेशर ला के दूं 10, तो क्या आप उनको रेडी कर सकते हो। आप क्या कस्टमर को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो हम ये जो बात कर रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट लिखनी है, ये करना है, मतलब ये सब चीजें तो आपको 8-10 साल तक ले आएगी। और उसके आगे क्या, और उसके आगे प्योर वैल्यू एंड वो मनी वाला रिलेशनशिप डिफाइन हो जाता है। इनफैक्ट 10 ईयर प्लस बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन टेस्टर नहीं मिलेंगे आपको, या तो वो टेस्ट मैनेजर बन गए, आर्किटेक्ट बन गए, सीनियर लेवल पे जा रहे हैं। तो ये भी एक क्राइसिस है। तो रेंज ऑफ सैलरी डिफाइन करेगी इन चीजों पे। तो जो भी आपके फैक्टर हो या जो भी देख रहा है उसके जो भी फैक्टर हो वो फैक्टर लगाओ। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बेस है तो आप देखो भाई मैं कहाँ पे देख रहा हूँ प्रोडक्ट बेस, फॉर एग्जांपल बैंगलोर में देख रहा हूँ। टॉप 5 प्रोडक्ट बेस को ग्लास डोर पे जाके देख लो आप, रेंजेस क्या है इस एक्सपीरियंस पे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और ग्लास डोर पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो डेटा मिल रहा है वो तो रियलिटी का है, मतलब वो ऐसा भी नहीं कि किसी की फैंटेसी है कि मिलना चाहिए, वो तो वो मिल रहा है। तो अच्छा है और कॉम्पिटिटिव है, मतलब टेस्टिंग के अंदर भी देयर इज मनी फॉर श्योर। करेक्ट, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ऐसे बोला था कि क्यूए में भी क्या 40 LP की सैलरी मिलती है क्या? क्योंकि उसने बोला कि मैंने तो नहीं सुना कि किसी क्यूए को 40 LP की सैलरी मिलती है। तो मेरा भी ऐसे था मैंने कि नहीं सुना है, मिलती है। हाँ, करेक्ट। मैंने सुना है तो नहीं सुना है तो वो तो बेसिक रिसर्च का टॉपिक है। मतलब गूगल सबके पास है, ग्लास डोर सबके पास है, कंपनी का नाम डालो आप जाके देखो, तो ये सब तो वैलिड डेटा है। मतलब हो सकता है किसी ने, एक जने ने गलत डाल दिया हो, पर आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मिल रही है लोगों को। तो ये वो वैसा। ये शायद वही रीजन है कि एक मिथ क्रिएट किया गया है, जैसे क्यूए की सैलरी वाइज के इतना नहीं मिलता, क्यूए में स्कोप नहीं, इसलिए शायद लोगों के दिमाग में भी ऐसा बैठ गया कि क्यूए में ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए बेटर है कोई और प्रोफेशन सिलेक्ट कर ले। मेरे को लगता है वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ क्यूए आप सच में फील करते हो कि मैं क्यूए हूँ या टेस्टर हूँ, तो आप इस आर्ग्यूमेंट को टेस्ट करो।
आपको कोई भी चीज टेस्ट करनी है, आप रिक्वायरमेंट पे जाते हो, कुछ डेटा देखते हो, कुछ एक्चुअल देखते हो, तो आपको ये रिसर्च या देखना पड़ेगा। मतलब अभी तो आपको प्लेटफॉर्म्स पे देखना पड़ेगा कि क्या है, जॉब रेंजेस, सैलरी रेंजेस, लिंक्डइन भी बता देता है। तो आपको ये प्लेटफॉर्म थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, और हर इंसान को अपनी स्किल्स के हिसाब से, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्या लोकेशन है, नेचर ऑफ कंपनी, मतलब ये सारे फैक्टर लगा के उसको मिल जाएगा वो आंसर। करेक्ट। तो राहुल, क्योंकि हम लोग सैलरी की भी बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड भी करता है इंटरव्यूज पे भी। और आपने अपने करियर में बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए होंगे, तो आपको यस, ऐसा कोई इंटरव्यू याद है क्या, या कोई ऐसा कैंडिडेट याद है क्या कि आपको लगा हाँ ये डिफरेंट था, ये मेरा बेस्ट इंटरव्यू था जो आपने लिया था? मेरे मेरे इंटरव्यूज के अंदर एक चीज बड़ी अलग रखता हूं मैं, और कई बार मुझे फीडबैक मिला है कि हम जैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके आए थे वो नहीं पूछा आपने। अच्छा। क्योंकि क्योंकि मैंने एक मतलब पोर्टल भी बना रखा है टेस्टिंग गेम्स का, टेस्टिंग प्लेग्राउंड, जहाँ पे बहुत सारे टेस्टिंग गेम्स हैं, शॉर्ट शॉर्ट गेम्स अबाउट टेस्टिंग माइंडसेट, जिसके अंदर आप खेलोगे और आपको मतलब यूज करना पड़ेगा अपना टेस्टिंग रिलेटेड स्किल्स। तो मैं ना गेम खिलाता हूँ, तो मेरे पास कोई आया, मैं बोलता हूँ यार चलो गेम खेलते हैं, और फिर तुम्हें कुछ पूछना है, हेल्प चाहिए, मेरे से ले लो, जस्ट लाइक अ नॉर्मल गेम। और मैं वहां पे जाके ये देखता हूँ कि ये कितना एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब अपनी बाउंड्री को कितना चैलेंज कर रहा है ये। अगर कह रहा है कि मतलब इसका एनालिटिकल माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो क्या सच में यूज कर रहा है ये इस गेम में? क्योंकि जब आप ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हो ना, मैंने ये देखा है कि लोग ना स्क्रिप्टेड आंसर देते हैं। अगर आज आप लिंक्डइन भी खोल के देखो तो आधे पोस्ट ये हैं कि टॉप क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, और रटा दिए गए हैं। मतलब ये एक बहुत ही कर्स है इस फील्ड का। मतलब किसी भी फील्ड में मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे रटाए जा रहे हैं। कोई डेवलपर रट के नहीं जा रहा है कि भाई मुझे इस तरीके से कॉम्बो बॉक्स बनाना है या इस तरीके से एपीआई को कॉल करना है, कोई भी नहीं रट रहा। पर टेस्टिंग में आप देखो रटा दिए गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आंसर। तो अगर उस स्क्रिप्ट को एज ए इंटरव्यूअर आपको ब्रेक करके किसी की रियलिटी देखनी है, तो आपको कुछ एक्सप्लोरेटरी गेम खेलना पड़ेगा, या कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सो ये मेरा अप्रोच है। मतलब मैं तो गेम पसंद करता हूँ क्योंकि उससे एक्सप्लोर करना इजी हो जाता है। दूसरी चीज है कि एक बार मैंने इंटरव्यू लिया था, जो आपका क्वेश्चन है कि मतलब क्या एक अमेजिंग मोमेंट था। एक गेम है, कीप टॉकिंग एंड नोबडी एक्सप्लोड्स। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें क्या होता है कि एक जने को बम दिखाया जाता है, वो डिस्क्रिप्शन देता है दूसरे को कि उस बॉम्ब को डिफ्यूज करवाना होता है। और ये अल्टीमेट गेम है फॉर कम्युनिकेशन, फॉर चेकिंग कि भैया कितनी फास्ट आप रीड कर पा रहे हो, क्वेश्चन बैक कर पा रहे हो, फॉलो बैक कर पा रहे हो, नहीं समझ आ रहा है तो कितनी जल्दी आप उस एम्बिग्यूटी को क्लियर कर पा रहे हो। तो ऐसा गेम मैंने खेला था एक कैंडिडेट के साथ, एंड इट वाज वंडरफुल। तो राहुल, जैसे आपने बताया कि आप देखते हो कि उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है कि नहीं, फिर कम्युनिकेट प्रॉपर कर पाता है कि नहीं, इसके अलावा भी आप कुछ देखते हो जब आप इंटरव्यू देते हैं क्यूए का? छोटी छोटी चीजें, मैंने कोई प्रॉब्लम दी है तो वो क्वेश्चन बैक कर रहा है क्या? क्वेश्चन बैक मेरे से नहीं कर रहा है तो शायद हो सकता है इतना क्वेश्चन पूछना पसंद ही ना करता हो। क्या वो नोट ले रहा है क्या, मैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको बता रहा हूँ, या फिर वो इग्नोर कर रहा है, या फिर मैंने जो नोट में डाला है क्वेश्चन उसको रेफर कर रहा है क्या, मेरी हिंट्स को समझ पा रहा है क्या? मैं उसको बहुत बार हिंट्स देने की कोशिश करता हूँ, वो सेंस नहीं कर पा रहा क्या? और वो अपना आंसर कैसे प्रेजेंट कर रहा है, मतलब इज देयर अ स्ट्रक्चर इन हाउ ही इज सॉल्विंग, वो कैसे सॉल्व कर रहा है उस प्रॉब्लम को। या फिर क्या, सपोज कई पॉइंट्स पे मेरा और जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उसका थॉट अलग हो सकता है, विच इज फाइन। पर आप उसको कैसे रीजनिंग में आर्टिकुलेट करके मेरे को डिस्कस कर पा रहे हो। यूजुअली जो सीनियर कैंडिडेट्स हैं उनसे तो मैं एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पाए। कई बार लोग सिर्फ टर्म्स थ्रो कर देते हैं, पर उसके हम इसके लिए तो कुछ कुछ स्मोक करते हैं या रिग्रेशन करते हैं, मतलब तो कोई भी वर्ड यूज कर देंगे, और फिर उसको नहीं डिफेंड कर पाना, नहीं समझा पाना, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक नेगेटिव हो जाता है कि भाई ये द पर्सन इज नॉट अवेयर, कि इसको पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहा है,
कुछ भी बोल रहा है शायद। तो ये सब है। जब हम कोडिंग एग्जांपल्स देते हैं तो मेरा फोकस कभी सिंटैक्स पे नहीं रहता कि भाई ये बन जाना चाहिए, रन होना चाहिए। एल्गोरिथम भी समझा पा रहा है क्या, या फिर मैंने कोई मॉड्यूल दे दिया एज अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उसको समझ पा रहा है क्या, रीड कर पा रहा है क्या, कुछ सेंस मेक कर रहा है क्या, कुछ डिस्कशन कर पा रहा है क्या कि ऐसे केस में हम क्या करेंगे। तो ये सारे फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। ओवरऑल टेस्टिंग कैसे सोच पा रहा है, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चैलेंज नहीं होता कि भाई कोई किसी को सपोज गूगल यूज करना है, मैं कहता हूँ गूगल यूज कर लो, पर क्या गूगल भी यूज कर पा रहा है क्या, मतलब उसको पता है क्या कि क्या गूगल पे सर्च करना है या चैट जीपीटी पे जाके क्या लिखना है, वो भी कर पा रहा है तो अच्छा है वैसा। तो राहुल, आप मतलब नॉर्मली अभी जब एसडेट की बात करते हो, दो चीज आती है, एक टेस्टिंग स्किल्स और एक कोडिंग स्किल्स। तो आप किस पे फोकस करते हो, पहले टेस्टिंग पे कि पहले कोडिंग पे? टेस्टर तो मतलब अभी हम लोग तो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम लोग पहले एज अ प्री रिक्विजिट कोडिंग का एक टेस्ट करवा देते हैं, तो हमको पता होता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता। तो हम जब मिलते हैं इन पर्सन फेस टू फेस, तो हम टेस्टिंग स्किल पहले एक्सप्लोर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और फिर सेकेंडरी लेवल पे हम देखते हैं कि अभी इसके कोड डिजाइन, कोड थिंकिंग स्किल्स कैसी है बस। क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे चल रहा है ना कि आप क्यूए हो, फिर भी आपका पहला राउंड, दो राउंड शायद कोडिंग राउंड ही होता है। फिर आप जब इन पर्सन इंटरव्यू जाते हो तब आपको फिर टेस्टिंग का पूछा जाता है। तो ऐसे लग रहा है करेक्ट। कि टेस्टर के लिए भी शायद आजकल ऐसा हो गया कि कोडिंग इंपॉर्टेंट है रेदर देन टेस्टिंग स्किल्स, क्योंकि वो पहले राउंड्स में होते हैं। इसका एक 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 तो ये पर्सपेक्टिव हो सकता है इस सिनेरियो पे देखने का। मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ जो मेरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं जब जब इंटरव्यू लेने शुरू किए थे, तो शुरू में तो हम नहीं करा रहे थे कोडिंग टेस्ट। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इतनी फेक प्रोफाइल्स आती हैं जेडी में, ये लैंग्वेज है, ये टूल है, लोग अपने रिज्यूमे में लिख देते हैं, शॉर्टलिस्ट हो गया, आप आ गए, इंटरव्यू में बात हो गई, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, 15-20 मिनट की बात हो गई, जब काम की बात हुई तो पता लगा नहीं, तो आप बोल रहे हो तो आता ही नहीं था, या मैंने तो कॉलेज में पढ़ा था ये, या 5-10 साल पहले पढ़ा था, अब मुझे आता नहीं। तो होता है कि कंपनीज और रिक्रूटर्स भी कंपेल हो जाते हैं कि कोडिंग राउंड रख दो, कि कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा। तो ये टू वे है, मतलब आप जितना जितना आप अपना मॉडल स्ट्रॉन्ग करोगे टू टू एंटर इनटू, टू ब्रेक थ्रू द सिस्टम, कि भैया मैं अपना रिज्यूमे को थोड़ा मैनिपुलेट कर लेता हूँ, मैं पागल बना देता हूँ कंपनी को, कुछ तो कर देता हूँ, ये एक्सपीरियंस उसकी जेडी में देखिए मैं भी प्लग इन कर देता हूँ। लोग करते हैं ना, ये तो टिप्स बेची जाती हैं। तो कंपनी भी भाई ठीक है, एक बार, दो बार, 5 बार टाइम वेस्ट करेगी, उसके बाद बोलेगी यार एक एंट्री गेट लगा दो, एक सिस्टम कुछ तो लगा दो जो फिल्टर करेगी यार ये बेसिक आता है। उससे परसेप्शन ये बनता है कि यार शायद कंपनीज ऑटोमेशन या कोड को ही वैल्यू करती है, और शायद दिन भर करती होगी, अंदर बैठ के कोडिंग ही करनी है, पर ऐसा नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं जो मेल प्रैक्टिसेस है ना, उसका काउंटर है ये, कि इस तरीके के वॉल गार्ड्स लग चुके हैं अभी। हाँ, तो मतलब एक कंपनी ने काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया लगा दिया, बस इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हाँ कोडिंग इंपॉर्टेंट है और टेस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, टेस्टिंग तो प्राइमा फेसी इंपॉर्टेंट है ही, मतलब एज अ टेस्टर अगर आपको हायर कर रहे हैं तो टेस्टिंग तो चाहिए, पर टेस्टिंग के साथ जो चाहिए अगर आप उसमें झूठ बोल रहे हो तो फिर हमें वो चेक करना पड़ेगा। और आप झूठ बोल रहे हो, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर बंदा झूठ बोलता है, पर जो बात होती है वो बाय एंड लार्ज एक जेनरिक पे बात होती है कि अगर 10 में से 6 केस गलत आ गए या 5 भी गलत आ गए, तो फिर हमको कुछ तो करना पड़ेगा कि अगली बार ये 5 इंटरव्यूज ऐसे खराब हम ना करें, या हमारा ऐसा टाइम खराब ना हो। क्योंकि कंपनी के लिए भी अगर आप देखोगे तो एक इंटरव्यू कराने के लिए एचआर का टाइम लगता है, 1 या 2 पैनल मेंबर्स का टाइम लगता है, वो अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल से छोड़ के आते हैं आधा घंटे। तो ये कॉस्ट है। तो कंपनी हर टाइम पे चाहेगी, कोई भी कंपनी, आज हम भी खोलें अपनी कंपनी, हम भी चाहेंगे कि अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें। मतलब अगर 2 बंदों के 2 घंटे लग रहे हैं, इसकी जगह क्या हम एक छोटा सा कोडिंग ऑनलाइन इंटरव्यू टेस्ट करा सकते हैं बस। ये अच्छा पर्सपेक्टिव था। तो राहुल, हम लोग क्योंकि कोडिंग के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि
आज के टाइम पे भी क्या हम लोग मैनुअल टेस्टिंग में सिर्फ रह सकते हैं कि ऑटोमेशन सीखना एक नेसेसरी हो गया है? मेरे एक तो कैसा है कि मैं कई बार ना सोशल मीडिया पे भी लिखता हूँ कि मैं मैनुअल टेस्टिंग वर्ड यूज करना इतना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैनुअल तो एग्जीक्यूशन होता है और टेस्टिंग थिंकिंग होती है। और थिंकिंग करके जो निकला वो या तो आप मैनुअली करोगे एग्जीक्यूट, या फिर कुछ स्क्रिप्ट से करोगे, टूल से करोगे, कुछ सीआई में रन करोगे, कुछ भी करोगे, राइट। तो पहला तो फंडामेंटल है कि ये जो है ना वो आपको आना चाहिए। चाहे आप मैनुअल करो, ऑटोमेशन करो, एआई से करो, आपको टेस्टिंग का फाउंडेशन तो आना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या रिस्क है, मुझे क्या चेक करना है, मेरा क्या रेफरेंस पॉइंट है, और मेरा आउटपुट मुझे कहाँ पे लॉक करना है, किस फॉर्म में करना है। तो गोल तो टेस्टिंग है, मतलब ये एक हमको रियलिटी समझना पड़ेगा। तो आप कुछ भी कर रहे हो, मैं मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपने जब क्वेश्चन पूछा कि क्या मैनुअल टेस्टिंग में रहना काफी है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो कि कोई ऐसा आदमी जो सिर्फ टूल्स या ऑटोमेशन या कोड यूज ही नहीं करता है, तो अब उसको क्या ड्रॉबैक या सेटबैक है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको जो पेस चाहिए, हम चाहें या ना चाहें, इंडस्ट्री रिवॉर्ड करती है ऑन फास्ट फीडबैक। इंडस्ट्री का जो मेट्रिक चल रहा है, वो मेट्रिक कितना सही है, क्या उस मेट्रिक से सब कुछ पता लगता है, वो अलग टॉपिक्स है। पर मैं स्टेट ऑफ द आर्ट आपको बता रहा हूँ कि एज ऑफ टुडे इंडस्ट्री या कस्टमर्स मेजर करते हैं कि हमें कितनी जल्दी टेस्टिंग एज अ फीडबैक लूप कंप्लीट हो सकता है, कितनी जल्दी हमारे कुछ बेसिक टेस्ट चल सकते हैं जिससे हमें कुछ आउटपुट मिले। तो वहां पे ऑटोमेशन तो वैल्यूएबल है ही। इन लॉन्ग रन आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज को भी वो चाहिए, मार्केट में जो डिमांड है वो तो आप दोगे। कि सिर्फ ऑटोमेशन सीखना है टू पास द इंटरव्यू, वो प्रॉब्लम है। तो मतलब मैंने बोला कि भाई ऑटोमेशन सीखना है, तो कई लोग बोलेंगे भाई हम ऑटोमेशन सीख लेते हैं इतना कि इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या होगा, हो भी गया, मतलब 5 दिए, एक क्लियर हो गया। पर होगा ये कि भाई आपकी रियलिटी तो समझ आ जाएगी ना। आपने सीखा नहीं, आप कुछ टर्म्स और कुछ सैंपल कोड कर गए, आप कस्टम चीजें कर ही नहीं पाओगे अंदर जाके, या करोगे तो इतना स्लो करोगे कि लोग बोलेंगे कि ये लग ही नहीं रहा है कि 5 साल एक्सपीरियंस वाले को या 4 साल वाला ऐसे करता है। क्योंकि लोगों ने देखा है ना, लोग समझते तो हैं ही। और फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी, या फिर आप अपना खुद का ही कट शॉर्ट कर रहे हो। तो इन इन द क्रक्स मेरे को लगता है टेस्टिंग आना चाहिए, टूल्स आना चाहिए, और उसको उसको भी अच्छे से आना चाहिए। सीख रहे हो तो मतलब सिर्फ हाई लेवल रैपर नहीं चाहिए हमको कि मैं एक फ्रेमवर्क बनाने का मैंने कुछ कोर्स कर लिया है और मैं फ्रेमवर्क बना सकता हूँ। क्योंकि नहीं बनाने हैं आपको डे टू डे में फ्रेमवर्क्स, आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, डे टू डे एग्जीक्यूशनल ऑपरेशनल जो वर्क है वो आपको आना चाहिए। और टूल्स आने चाहिए आपको। जैसे आज एआई चल रहा है, तो एबिलिटीज हैं क्या, रिस्क हैं क्या, अपॉर्चुनिटीज है, वो समझ आनी चाहिए। तो और कोई भी ऐसा वे हो जिससे आप मैनुअली के अलावा रन कर सकते हो, या कुछ भी करके आप टाइम सेव कर सकते हो, कोई भी टूल है। क्योंकि हम तो हाई लेवल पे बात करते हैं सिलेनियम, प्लेराइट, इन टूल्स के, पर मैं तो कह रहा हूँ कोई ब्राउजर एक्सटेंशन है, कोई वेब ऐप है, कोई मोबाइल ऐप है जो आपका टाइम बचा सकता है, सीख लो। क्योंकि अच्छे, आप अगर आप किसी अच्छे शेफ से बात करोगे ना, एक अच्छा शेफ बहुत टूल यूज करता है प्रिसीजन के लिए, और वो समझता है कि किस जगह कौन सा टूल चाहिए। वो मतलब हर जगह ब्लेंडर लेके नहीं चला जाएगा, और जाएगा तो ब्लेड उसको पता होगा कौन पे कौन सी लगानी है। तो आप भी अपने क्राफ्ट को समझो कि कहाँ पे क्या लगना है। अगर आप सिर्फ एक हथौड़ा सीख के चले गए ना और हर जगह वही मारोगे, तो बहुत वैल्यू नहीं बना पाओगे। हो सकता है इंटरव्यू क्लियर हो जाए, हो सकता है ऑटोमेशन का रूल लग जाए, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है वैसा। और इसमें एक चीज और आती है ना राहुल, कि अगर मैं एक मैनुअल टेस्टर हूँ और मुझे ऑटोमेशन में मूव होना है, समझो मुझे सीखना भी है, तो कैसे होता है कि समझो मेरी करंट कंपनी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, जो भी रीजन हो, तो अगर मुझे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम करना है, अगर मुझे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट शोकेस भी करना है, तो मैं पहले तो ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स ढूंढूं कहाँ पे? आपके अराउंड ही सब कुछ है। भाई मान लो आपकी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, कंपनी कह रही है नहीं हमको मैनुअल चाहिए,
या हमको तो जो अभी आप कर रहे हो वही चाहिए, जो भी कर रहे हो। पर आपको कुछ तो दिख रहा होगा कि यार ये चीज ऐसी है, ये बेटर हो सकती है। कुछ तो आप देख लो, कुछ जरूरी नहीं है किसी को आपको देना है। और आपने सपोज आपने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये चीज है, मैं ये करता हूँ, मैनुअली करता हूँ, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप वहां यूटिलिटी बना लो। आप तो सीखने वाले हो, सीखने में तो आपको खुद का टाइम डालना है, और सीखने में आपको खुद का टाइम डालना भी चाहिए। मतलब एक और चीज ये है कि कई लोग इसलिए नहीं सीख रहे कि भाई मेरी कंपनी किस दिन सिखाएगी। क्या कोई डॉक्टर बोलता है क्या कि भाई पेशेंट तू आ, फिर मेरे को सिखा कैसे इलाज करना, फिर मैं तेरा इलाज करूंगा? या कोई लॉयर बोलता है कि पहले मैं सीखूंगा फिर तुझे सिखाऊंगा, और तेरे पैसे पे मैं सीखूंगा? कंपनीज सिखा देंगी, अच्छी कंपनीज हैं, हर कंपनी कराती है ट्रेनिंग, पर एट आपको भी करना पड़ेगा ना। मतलब आपको भी कुछ तो अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप कर दो किसी, या तो कंपनी में ही ढूंढ लो कोई चीज। मान लो कंपनी में नहीं मिल रही, मतलब पता नहीं कुछ ऐसा है कि आपको रोक दिया गया है, कोई कोई आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति है, तो फिर आप कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उठा लो, उसमें कुछ कोलैबोरेट कर सकते हो। टेस्ट सिग्मा है, ओपन सोर्स है। कॉमेटा है, ओपन सोर्स है। मेरे को मैसेज कर सकते हो आप, मतलब 10 से ज्यादा मैं ऐसे टूल बता सकता हूँ। येटी ओपन सोर्स है, इनको कुछ ऑटोमेट करने वर्कफ्लो तो चाहिए ऐसे इंजीनियर्स, ऐसी कंट्रीब्यूशन रिक्वेस्ट। प्रोडक्ट हंट पे प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं, आप वहां पे जाके देख लो। प्रोडक्ट हंट पे आप देख लो कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट जो है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आपने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, वो फ्रीलांसिंग का काम दे सकते हैं आप, क्योंकि लोगों को फीडबैक चाहिए। नए नए प्रोडक्ट्स जब लॉन्च होते हैं, कई बार टेस्टर होते ही नहीं, मेजोरिटी में टेस्टर ही नहीं होते, क्योंकि गेटिंग द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट राइट इज द गोल। बहुत हाई क्वालिटी कुछ बनाना गोल नहीं होता, जब फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बहुत इश्यूज होते हैं, आप वो फाइंड कर सकते हो, दे सकते हो। सो तो माइक्रो अपॉर्चुनिटीज ढूंढना जरूरी है, और अपॉर्चुनिटीज आपके पास ही है, कहीं दूर नहीं है। और जैसे कंपनी में भी कितनी बार होता है कि हम लोग एक ही काम बहुत बार कर रहे होते हैं, शायद उसके लिए कोई टूल नहीं चाहिए रहेगा, ऑटोमेशन टूल, लेकिन हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग उसको कैसे ऑटोमेट करें, उसको भी हम लोग ऑटोमेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिवली तो हमारा टाइम कम हो रहा है टेस्टिंग के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मैं ये कहता हूँ कि आज सपोज अगर आप किसी प्रॉब्लम को अच्छे से फॉर्मुलेट कर सकते हो ना, कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका मुझे ऐसा सोल्यूशन चाहिए, और ये स्टेप होंगे, हाई लेवल ब्रेक डाउन करते स्टेप है। पहले तो डिजाइन होगी, रिक्वायरमेंट कुछ होगी, फिर आप कोडिंग आएगी ना। आप अगर सही से रिक्वायरमेंट और डिजाइन स्पेसिफाई कर दो ना, आप चैट जीपीटी से, को पायलट से लिखवा सकते हो कोड। मैं यूटिलिटीज बना चुका हूँ, को पायलट से मैंने प्रॉब्लम स्पेसिफाई करी, ये चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये आउटपुट चाहिए, उसने कोड बना के दे दिया। बेसिक मिनिमल चेंजेस से मेरी यूटिलिटी तैयार हो गई। तो आप वो भी कर सकते हो। तो काम तो सब तरीके के हो सकते हैं, सब तरीके के काम हो सकते हैं। तो ऐसा है, बस करने वाला चाहिए। करने वाला चाहिए, करने वाला ही चाहिए, वो ही नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग अभी कोडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन समझो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमको कोडिंग पसंद ही नहीं है, तो उनको हाँ। जबरदस्ती भी ऑटोमेशन में लाना ये सही रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए भी सही नहीं है। तो एक ऐसा क्यूए जिसको कोडिंग पसंद नहीं है, वो क्या करियर पाथ पे जा सकता है फिर? एक तो अच्छे टेस्ट कोचेस की कमी है, मतलब जो अच्छा टेस्ट डिजाइन सिखा सकते हैं। तो अगर आपको कोचिंग पसंद है, आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो, कि ट्रेनिंग दे सकते हो ऑन टेस्टिंग, क्योंकि कोर टेस्टिंग की ट्रेनर्स बहुत कम हो गए। मतलब हमारे पास ऑटोमेशन के ट्रेनर्स हैं, ऑटोमेशन डिजाइन के ट्रेनर है, फ्रेमवर्क बना लो, ये टूल सीख लो, सारे ट्रेनर है, पर कोर टेस्टिंग सीख लो के ट्रेनर कम है, अच्छे ट्रेनर तो बहुत कम है। तो वो आता है तो वो कर सकते हो। कोडिंग नहीं करनी, एआई के अराउंड कुछ पिवट कर सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कुछ कर सकते हो। मतलब इंग्लिश टेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि आपकी डोमेन नॉलेज तो है ना, आपको टेस्टिंग तो आती है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, तो आप उसके अराउंड कुछ पिवट कर सकते हो। टेस्टिंग एआई इंटीग्रेशन, ये जो इंडस्ट्री 5.0 है, ये तो पूरा ही वही है कि एआई एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, और ह्यूमन नॉलेज उससे कैसे कर सकते हैं। क्वालिटी क्वालिटी स्पेस में आप कुछ काम कर सकते हो, कोचिंग दे सकते हो। आप टेस्ट स्ट्रैटेजी, टेस्ट आर्किटेक्ट उस तरीके से काम कर सकते हो कि हाई लेवल आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहे हो, डोमेन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अजाइल ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके के अगर कोई रोल्स है तो वो कर सकते हो।
तो और एक और मैं मतलब एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूँ, मतलब किसी को अगर कोडिंग नहीं करना ना, तो अगर पहले 10x हार्ड था ना, तो अब तो 1/10 हार्ड है उसके लिए, क्योंकि कोड अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही नहीं जो इंडस्ट्री सॉल्व कर रहा है। आज के 10 साल पहले कर रहे थे हम, 5 साल पहले कर रहे थे हम। अब तो मतलब फ्रेश लेवल पे कोड कौन लिख रहा है, समझ रहे हो? मतलब लोग लाइब्रेरीज कॉल कर रहे हैं, मेथड्स में वैल्यू पास कर रहे हैं, ले रहे हैं, रिपोर्ट में प्रिंट कर रहे हैं। कोड हमने लिखा है ना, असर्शन का कोड हमने लिखा है ना, रिपोर्टिंग का कोड हमने लिखा है। हम तो 3 तरीके की लाइब्रेरीज को कॉल कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, ए कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द वर्क 80% तो यही हो रहा है वैसा। अरे, तो और एक, हम लोग ने टेस्टिंग के बारे में बहुत बात की, लेकिन ये बहुत सुनने में आता है जब हम लोग टेस्टिंग करियर में होते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डेड है, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक डेड एंड जॉब है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे लगता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उससे ही हमने इसको जिंदा मतलब प्रूफ कर दिया है कि जिंदा है। पहला तो ये। सेकंड है कि टेस्टिंग डेड है, ये मतलब आज के 15 साल पहले बोल दिया था। जेम्स विटेकर ने बोला था 15 साल पहले, या उससे भी ज्यादा, शायद 17 साल 18 साल हो गए, कि टेस्टिंग इज डेड। उनको जब मैंने जाके पढ़ा, तो मुझे ये समझ आया कि टेस्टिंग फ्रॉम व्हाट ही अंडरस्टूड इज डेड। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट ही अंडरस्टूड। तो मतलब उन्होंने, क्योंकि 2008-7 में बोला, तो 90s में टेस्टिंग करते थे। 90 सीडी में आप सॉफ्टवेयर शिप कर रहे थे, फ्लॉपी ड्राइव में उससे पहले आप सॉफ्टवेयर शिप कर रहे थे। अगर आपका सॉफ्टवेयर गलत हो जाए तो उसको रीशिप करने का कॉस्ट कितना हाई है। तो द लेवल ऑफ टाइम, रिस्पेक्ट, एनर्जी जो टेस्टिंग को उस टाइम में दिया जाता था 90s में, और जो रिस्क था कि टेस्टिंग से कुछ छूट गया तो क्या चैलेंज हो जाएगा, वो जितना हाई था, वो शायद अब नहीं रहा, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जीरो हो गया, नेट पे दे रहे हो, या आप उसको दे रहे हो विद अ कोड चेंज, आप इमीडिएटली साइट में अपडेट कर देते हो, लाइव कर दिया। तो उनके आइडिया में था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हाउ आई सॉ इट, इज डेड। कोई बोल रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डेड है, वो मुझे लगता है कि वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि थिंकिंग इज डेड। पर क्या थिंकिंग डेड हो सकती है? क्योंकि टेस्टिंग तो थिंकिंग है। तो टेस्टिंग कैन ओनली बी डेड व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि अब तो थिंकिंग ही डेड है, प्रोबेबली जब ह्यूमन ही ना रहे। तो ह्यूमन रेस जब तक रहेगी तब तक टेस्टिंग रहेगी, क्योंकि थिंकिंग, लर्निंग, एक्सप्लोरेशन ये तो चाहिए हमको। और टेस्टिंग फंडामेंटली द सर्च फॉर ट्रुथ। और जितने ऑब्सक्योर्ड ये एल्गोरिथम्स आएंगे, जितनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगी, उतना ही सच ढूंढना और मुश्किल होगा। सच उतना ही पीछे छुपता जाएगा, उतने ही लेयर्स के पीछे चला जाएगा। और इसलिए मुझे ये लगता है कि टेस्टिंग इज गोइंग टू गेट मोर प्रोमिनेंस, मतलब गुड टेस्टिंग अभी चाहिए हमको। अगर हम सच में एआई के हाइप से कुछ वैल्यू लेना चाहते हैं, तो हमको एआई को भी अच्छे से टेस्ट करना है, और हमको एआई को लेके अपने सॉफ्टवेयर को भी अच्छे से टेस्ट करना है, और टेस्टर की जरूरत ज्यादा है। इनफैक्ट आज के ट्रेंड में तो मैं कहूंगा कि भाई डेवलप, क्योंकि मैं तो पूरा डेवलपमेंट का कोड भी लिख सकता हूँ। टेस्टिंग में तो फिर भी थिंकिंग थी, डिजाइन थी, बहुत सारे टॉपिक थे, मतलब डेवलपमेंट का भी तो कोड लिख सकता हूँ। पर ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि हम जो भी बना रहे हैं ये सब थिंकिंग चाहिए हमको। हमको बहुत क्रिटिकल इवेल्युएशन चाहिए। हम एक तो पहली बात है कि हम बहुत कम ऐसी चीजें कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे, आप किसी भी रियलिस्टिक प्रोजेक्ट में जिसने काम किया हो उसको पता होगा कि दुनिया भर के ट्रेड ऑफ्स होते हैं। आप इंटरनेट पे सोल्यूशन पढ़ा भी है ना, आप उठा के लगा नहीं सकते, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में कुछ ट्रेड ऑफ चल रहे हैं। तो आइडियलिज्म, तो अंडरस्टैंडिंग दिस नुएंसेस और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रीजन ये भी हो सकता है जो ये बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डेड है, या तो शायद उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या फिर उनको इतना टेस्टिंग खुद ने भी नहीं किया, इसलिए उनको लगता है कि टेस्टिंग सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, फिर ईवाई पे जाके चेक करना, उनको लगता है बस टेस्टिंग यही है, तो उनको लगता है इसलिए बिल्कुल, शायद टेस्टिंग खत्म हो जाए। बिल्कुल। शायद किसी को अच्छा मेंटर नहीं मिला, मतलब शायद किसी को वो फॉर्चून नहीं था कि वो टेस्टिंग को सही से समझ भी पाया हो। शायद उसने टेस्टिंग को टेस्ट केस समझ के ही छोड़ दिया, और उसको लगा कि यार अब तो टेस्ट केस चैट जीपीटी बना देगा, मेरा क्या काम है।
मतलब एक अंडरस्टैंडिंग भी है ना कि आप किसी चीज को कितना समझ पाए। अगर आप डॉक्टर के प्रोफेशन को इतना ही समझ रहे हो कि ये गोली देता है और गोली देने के लिए मैंने एक ऐप बना दिया है, तो आपको कल को लगेगा डॉक्टर भी खत्म है। मतलब तो अंडरस्टैंडिंग का भी इशू है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में टेस्टिंग डेड नहीं है और किसी और की अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है। तो वहां अंडरस्टैंडिंग को इलेबोरेट करना या एजुकेट करना वो इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, हम एजुकेट कर पाए कि भाई टेस्टिंग कितनी वाइड पॉसिबिलिटीज का गेम है। इसलिए ये रीजन है कि हम लोग ये पॉडकास्ट भी करें और ये सब क्वेश्चन डिस्कस करें ताकि टेस्टिंग के बारे में Absolutely. अवेयरनेस और फैल जाए। हमें चाहिए, ये बहुत ज्यादा चाहिए, इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चाहिए ये इस तरीके की बात। राहुल, क्योंकि अभी आपने अपने 10 साल देख लिए मतलब इंडस्ट्री में, तो आप कहाँ पे जा रहे हो करियर पे? आप आपका करियर कैसे देखते हो आगे? मेरे करियर के अंदर मतलब बड़े इंटरेस्टिंग ट्रांजिशंस रहे हमेशा। मतलब तो टाइम आते आते मुझे हमेशा काम मिला है और एक कदम आगे का काम मिला है कि अब ये देखो, करंटली अभी मैं आईएफएम के साथ एज अ स्पेशलिस्ट वर्क कर रहा हूँ। सो आई गाइड टीम्स, आई मेंटर टीम्स, आई ट्रेन पीपल ऑन टेस्टिंग, टेस्ट स्ट्रैटेजी पे वर्क करना, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन पे वर्क करना, ऑटोमेशन का हाई लेवल डिजाइन बनाना, कस्टमर के साथ इंगेजमेंट करना, क्वालिटी के बेंचमार्क सेट करना एंड ऑल दैट। तो मेरा अभी ये चल रहा है। मतलब तो इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स लाइक स्पेशलाइजेशन इन टेस्टिंग एंड टेस्ट आर्किटेक्चर एंड सो ऑन। तो अभी वो चल रहा है। एआई इज समथिंग जिस पे मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे पता भी नहीं और बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन दूर के भी नहीं कर सकता, क्योंकि तो आई एम स्टिल वॉचिंग आउट कि अभी क्या क्या नया है और उधर मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या पिवट करना है, मुझे क्या समझना है। बट एज ऑफ टुडे और एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर आई सी कि मैं एज अ स्पेशलिस्ट और इस तरीके के रोल्स में ज्यादा हूँ। और प्रोबेबली एआई का इंटीग्रेशन और ये सब बढ़ेगा इसके अंदर। क्योंकि हम लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा टेस्टर कितनी बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम लोग को एआई के बारे में सीखना तो है, लेकिन क्या सीखे, कहाँ से स्टार्ट करें? तो आप उसके बारे में बता सकते हो? को सीखना है तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि व्हाट आर मॉडल्स, व्हाट इज जनरेटिव एआई। क्योंकि एआई तो 1950 से थी, 60 से थी। तो अभी ये जनरेटिव एआई और एआई में क्या डिफरेंस है? और इस ये जनरेटिव एआई से क्यों क्वांटम लीप आ रहा है? क्योंकि हमारे पास एआई हमेशा से थी, तो डेटा से हम कुछ प्रिडिक्शन कर सकते थे किसी प्रोबेबिलिटी से। जनरेटिव एआई के साथ हमने क्या किया कि वी कैन जनरेट थिंग्स फॉर डेटा जो है ही नहीं हमारे पास। और वो क्वांटम लीप है कि जिसके लिए डेटा नहीं है उसके लिए भी हम कुछ कर पा रहे हैं। मशीन लर्निंग क्या है, मतलब और ये डिफरेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्या है, एलएलएम फंडामेंटली कैसे वर्क करते हैं, लिमिटेशन क्या है, टूल्स क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, एआई के साथ आप इंटरेक्ट क्या क्या मोड में कर सकते हो, क्या क्या मोड में आउटपुट निकाल सकते हो, और उसको एज अ टेस्ट, मतलब उसको टू सॉल्व टेस्टिंग प्रॉब्लम्स कैसे यूज कर सकते हो। मैंने खुद ने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बनाई, एआई इन टेस्टिंग। मैंने 30 डेज चैलेंज किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेस्टिंग से। तो एवरी डे न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि अभी एआई पे आप पढ़ो, ये करो। मैंने अपनी पूरी जर्नी को एज ए यूट्यूब प्लेलिस्ट वीडियो 1 बाय 1 एवरी डे मैंने डाला। एक सेट है, तो अगर किसी को बेसिक एआई समझना है फॉर फ्री, तो दे कैन इवन चेक आउट दैट प्लेलिस्ट और उससे कर सकते हैं। और राहुल, मुझे वो लिंक्स भी दे देना, मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि लोगों को बिल्कुल इजी हो जाएगा वहाँ पे जाके फॉलो बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वी विल ऐड, मतलब आपसे ऐड करवा दूंगा। करेक्ट, हाँ। तो राहुल, नॉर्मली क्या होता है, अभी तो 2024 चालू है, तो आपको क्या लगता है क्या स्किल्स है जो क्यूए में होनी चाहिए 2024 में? सर जो है एज ऑफ टुडे उसके उसके अंदर मैं देखता हूँ कि द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड कोड ये होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा डीप टेक नहीं, पर एटलीस्ट कोड पढ़ के समझ पाओ, थोड़ा कोड कर पाओ, बहुत वैल्यूएबल स्किल है। टेस्ट डिजाइन वैल्यूएबल स्किल है, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम डाइसेक्ट करना है तो आपको अच्छी टेस्ट डिजाइन स्किल्स लगेगी। अच्छी डोमेन नॉलेज, या आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसकी इंट्रिकेसी को आप समझ पाओ और वो स्किल नॉलेज हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो मेरे को लगता है कि बड़ी अंडररेटेड है वो है स्टोरी टेलिंग।
क्योंकि आप कितना भी काम कर दो, अगर उस पूरे को थ्रेड थ्रेड करके एक स्टोरी में आप वीव नहीं कर सकते ना, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानने में कि आप क्या कर सकते हो। तो आप जो भी कर रहे हो, ये सारी स्किल्स को अगर आपको सेल करना है और वैल्यू लेना है, और वो सारे टॉपिक्स ना कि मतलब मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ, मेरा क्या वैल्यू है, तो वो सारे टॉपिक्स वहीं से शुरू होंगे कि आप क्या एक अच्छी स्टोरी, कंपेलिंग स्टोरी बता सकते हो, क्या आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, और क्या आप वो इंसान हो जिसको डेवलपर्स या टीम या स्टेक होल्डर्स अपना 5 मिनट भी देना चाहेंगे करना। सेल्समैनशिप, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि सेलिंग टेस्टिंग हार्ड है, दिखता नहीं है, बहुत सटल है, तो आपके काम को विजुअल बनाना, दिखा पाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है ना, मतलब इतने सारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में लोग हैं, अगर आप आपका काम ज्यादा बेटर प्रेजेंट करो तो आप उन सबसे अहेड भी रहोगे, क्योंकि आपको पता बिल्कुल, है कि आप क्या कर। बिल्कुल। हाँ। इनफैक्ट टेस्टिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे कोई सही से मेहनत करके 3-4 चीजें भी कर दे तो स्टैंड आउट करके टॉप 2-5% में आ जाएगा। मतलब मैंने ऐसे टेस्टर नहीं देखे जिनके पोर्टफोलियो हो। अगर कोई अपना पोर्टफोलियो बना दे, गिटहब प्रोफाइल बना दे, अपना कोड वहां डाल दे, अपने ब्लॉग्स लिख दे, अपने थॉट्स लिख दे, किसी प्रोडक्ट को लेके टेस्ट करे और उसकी एक्सपीरियंस रिपोर्ट बना दे, तो ऑटोमेटिक वो तो बहुत अहेड आ गया, क्योंकि आपने कंपटीशन को बीट कर दिया। क्योंकि कंपटीशन तो मेजॉरिटी जो टेस्टर एट स्केल है वो तो फोकस कर रहा है ऑटोमेशन क्वेश्चंस, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू पर। आपने सपोज प्रूफ ऑफ वर्क डेवलप कर दिया, जो कि इवेंचुअल स्टेट है हर मैच्योर फील्ड की। मतलब किसी भी मैच्योर फील्ड को आप देखो, वहां पे लोग प्रूफ ऑफ वर्क की बात करते हैं कि क्या आपने क्या किया है और क्या कर सकते हो। तो अगर आप वो कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आपके पास बहुत ऑप्शंस आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगे। फाइनली आपको जॉब भी मिल सकते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ एब्सोल्युटली। का लोगों का वही रहता है फाइनल स्टेप। मैं एक एक हैक आज आपको देता हूँ। किसी को भी जॉब चाहिए तो वो ये ट्राई करे, एटलीस्ट इस हैक से वो एक गुड इंप्रेशन बना पाएगा अपने इंटरव्यूअर पे। आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, xyz.com, XYZ नाम की कंपनी, उनकी वेबसाइट जाओ, उनकी पे जाके उस वेबसाइट को टेस्ट करो और एक रिपोर्ट लिख दो कि भाई यूजेबिलिटी के इश्यूज है, एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज है, यहाँ पे ये चीज नहीं चल रही है, ये कुछ बेटर हो सकता है। और 5 to 10 पेजर का एक फीडबैक रिपोर्ट दे दो कि आपने ये बेंचमार्क्स पे टेस्ट किया, ये आपको मिला, ये इश्यूज मिले, ये कुछ सजेशंस हैं, ये चेंज रिक्वेस्ट हो सकता है, और आपने अगर कुछ टूल्स यूज करें, माइक्रो टूल्स, और उसकी कुछ रिपोर्ट है तो वो लगा दो। और आप इंटरव्यू में जाके बोलो कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देके कि भैया ये मैंने किया है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। इंटरव्यूअर देखेगा और इंप्रेस हो जाएगा कि आपको टेस्टिंग आती है। पर मैंने हार्डली देखा है कि टेस्टर ऐसा नहीं करते, और जिन टेस्टर्स को मैंने बोला ये करो उनको जॉब मिल गई। क्योंकि आप जब दिखा सकते हो ना क्रेडिबिलिटी से कि यार ये मैंने किया है, क्योंकि ये बहुत निश यूज केस है, ये आप कुछ गूगल से कॉपी करके नहीं करोगे। तो आप जब ये दिखाते हो तो आप, ये भी एक तरीका है, आप सेल कर रहे हो अपनी टेस्टिंग स्किल्स। और जो आप 3 घंटे बोल के भी नहीं बता सकते थे, वो आपने 10 पेज की रिपोर्ट में बता दिया है, 5 पेज की रिपोर्ट में बता दिया। तो ऐसे भी आप सेल कर सकते और इससे वो कंपनी को भी लगेगा कि हाँ, कैंडिडेट सीरियस है, उसने हमारी वेबसाइट देखी और इतना हो। ये खुद से इनिशिएटिव लिया कि पूरा टेस्ट करके मैं एक रिपोर्ट तैयार करूँ। रिपोर्ट दे रहा हूँ, और ऐसी रिपोर्ट बनाने में 2 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। ये एक अलग हो गया, मतलब अगर आप करोगे तो स्टैंड आउट रहोगे, नहीं तो फिर जैसे Absolutely. बाकी सब कैंडिडेट चल रहे फिर वैसे ही चलना पड़ेगा और कंपटीशन टफ होता जाएगा। हाँ, मतलब कंपटीशन टफ आप जबरदस्ती बना रहे हो, मतलब स्टैंड आउट करना आसान है, बस आपको वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही आप करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो सबको मिल रहे हैं। तो सपोज कि मैं एक ऐसा ऑटोमेशन टेस्टर स्टार्ट करना चाहता हूँ 2024 में, तो अगर मुझे सिर्फ एक ही टूल सीखना है, कोई भी ऑटोमेशन टूल, तो आप कौन सा रेकमेंड करोगे और क्यों? सिर्फ एक टूल सीखना बहुत ही एक हार्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको अ, कौन सा ऑटोमेशन सीखना चाहते हो, मतलब वेब एपीआई, मोबाइल? अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर बताऊंगा। हाँ, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हर एक के लिए एक एक टूल वैसे भी ओके, डिस्कस कर सकते हैं। ओके।
सपोज आपको वेब पे करना है, आपको वेब टेस्टिंग करनी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप क्रोम डेव टूल्स को मास्टर कर लो। सिर्फ एक ही टूल सीखना है तो, क्योंकि क्रोम डेव टूल्स अपने आप में पावरफुल टूल है टू गेट यू डिफरेंट काइंड ऑफ इनसाइट्स। उसके बाद एक लेवल आगे जाना है आपको सपोज, तो आप सिलेनियम सीख सकते हो या प्लेराइट सीख सकते हो। एक टूल सिलेनियम मैंने इसलिए बोला, बहुत लंबी डिबेट है भाई सिलेनियम प्लेराइट, पर अभी भी मार्केट अडॉप्शन है, डिमांड है, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क सोल्यूशन इंडस्ट्री ने जो 15-20 साल बनाया उसके लिए मार्केट है, तो वो आप सीख सकते हो। एपीआई के लिए वांट टू गो फॉर, जिस भी लैंग्वेज में कर रहे हो, सपोज पाइथन है, सी शार्प है, जावा है, तो उसमें जो टेस्ट इंजन आप यूज करना चाहते हो, एनयूनिट, टेस्ट इंजन, आप इसको मास्टर कर लो, क्योंकि आपको असर्शंस लगाने हैं, कोड लिखना है, मतलब तो वो, और एक लाइब्रेरी जिससे आप रिक्वेस्ट भेजोगे और रिस्पॉन्स मिलेगा, वो कुछ भी हो सकती है, रेस्ट शार्प हो सकती है, रेस्ट अश्योर्ड हो सकती है, इससे आपका बेसिक शुरुआत हो सकती है। तो मतलब ये फंडामेंटल है। मोबाइल के लिए भी सिमिलर है, मतलब मोबाइल के बहुत सारे मतलब टूल्स भी रहते हैं, माइक्रो टूल्स भी रहते हैं। एक बुक है अजय की, मोबाइल टेस्टिंग रेडी रेकॉर्नर, तो 100 पेज विद 100 आइडिया, और एक हर पेज पे एक पोटेंशियल की ये कर सकते हो। तो इस रिसोर्स को एज अ टूल यूज कर सकते हो आप मोबाइल टेस्टिंग में अच्छा फीडबैक देने के लिए। रीजन तो मैंने एक ही टूल बोला क्योंकि बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ कंफ्यूजन रहता है कौन सा टूल हम लोग स्टार्ट करें, कौन से टूल से स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए ये रीजन था कि मैंने पूछा एक ही टूल बता, ताकि वो स्टार्ट कर सके, और फिर एक टूल से दूसरे टूल में मूव होना तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा टूल का फंक्शन डिफरेंस होता है, बाकी सिंटैक्स वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। देखो टूल्स का ना, मैंने एक चीज जेम्स बैक से सीखा था कि टूल्स को, नंबर ऑफ टूल्स की जगह क्लासेस ऑफ टूल्स में आप डिफरेंशिएट कर लो। फॉर एग्जांपल यूजर सिमुलेशन के टूल्स होंगे, तो वो सिलेनियम है, प्लेराइट है, एपीएम है, विनएप ड्राइवर है, साइप्रस है, ये सब यूजर सिमुलेशन के टूल है। तो आपस में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज इनमें सब में मिल जाएगी। फिर आपके टूल्स होंगे कुछ असर्शन के वाले, लाइब्रेरीज, एनयूनिट असर्शन हो गया, टेस्ट एनजी हो गया, मतलब जिससे आप ये सब करोगे, या मॉड्यूलर मतलब टेस्ट को आप आगे पीछे करोगे, तो वो है। कुछ आपके टूल हो गए टेस्ट मैनेजमेंट के, जीरा एंड ऑल, गिट मतलब का टेस्ट सोर्स कोड मैनेज कर रहे हो तो गिटलैब एंड ऑल, तो वो एक अलग क्लास हो गई। तो आप हर क्लास से एक दो टूल ले लो। आपको एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के लिए जो कुछ टूल्स चाहिए वो आप समझ लो, ब्राउजर एक्सटेंशंस चाहिए, कुछ डेस्कटॉप ऐप चाहिए, कुछ चेकलिस्ट चाहिए, तो उस क्लास को आप समझ लो। तो अगर आप ये 4-5 क्लासेस को समझ गए कि क्योंकि टूल्स घूम फिर के यहीं पे आने हैं, तो आपको साउंड ग्रिप आ जाएगी मतलब टूलिंग पे। वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मैं क्या सीखूं क्या ना सीखूं, मतलब क्योंकि हर टूल का ना एक एक वेट है। मतलब अगर आप सिलेनियम यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप वहां पे प्लेराइट, साइप्रस, मतलब 10 टूल सीख लो, उनका कोई यूज ही नहीं है। अभी तो आपको सिलेनियम ही यूज करना है ना। अब आपको अच्छा असर्शन लाइब्रेरी सीखनी चाहिए कि मैं असर्शंस कैसे और अच्छे से लगा सकूं, रीडेबल कैसे कर सकता हूँ, फ्लुएंट असर्शन कैसे बनते हैं, या अच्छी रिपोर्टिंग लाइब्रेरी का टूल चाहिए, या तो अलग अलग क्लास में जाके आप सीखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एंड टू एंड फाइनल हो जाएगा, मतलब स्टार्ट कर रहे हो आप एक टूल से, फिर असर्शन, फिर आगे जाके कुछ भी सीख सकते हो, तो आप एटलीस्ट एक पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन का फ्लो भी समझ जाओगे, रेदर देन सिर्फ यूआई के टूल्स ही सीखते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सिर्फ यूआई पे मत अटको, क्योंकि फ्यूचर में बहुत डाइवर्स तरीके के एप्स आ रहे हैं, बहुत डाइवर्स पॉसिबिलिटीज बन रही है। आईओटी में आप देखोगे तो यूआई दिखेगा भी नहीं कई बार आपको, मतलब तो मैं जिस तरीके का वर्क कर रहा हूँ, मेरे को तो 1 साल हो गया यूआई नहीं दिख रहा मुझे, तो पूरा बैकएंड पे कर रहा हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. राहुल, सपोज कि कोई एक कैंडिडेट है, फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब चाहिए, तो कोई स्टेप्स है क्या जो आप रेकमेंड करोगे कि ये 3 या ये 5 स्टेप फॉलो कर लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगा? सबसे पहले अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको तो पहले टेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, तो आप टेस्टिंग सीखो। बीबीएसटी की टेस्ट ऑटोमेशन, या टेस्टिंग की, बीबीएसटी की टेस्टिंग की सीरीज है, ओपन सोर्स मटेरियल है, डॉक्टर कैम केनर का, फ्री में अवेलेबल है।
या फिर आप द टेस्ट ड्राइव का कोर्स कर सकते हो, अच्छे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्स हैं, या टेस्ट ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी है, वहां पे तो फ्री ऑटोमेशन के कोर्सेज हैं, वो कर सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी मतलब इतने न्यू समझ नहीं, क्लास ले सकते हो, ताकि आपका 1 मंथ बेस एक रेडी हो जाए कि आपको थोड़ा फाउंडेशनल समझ आने लग गया, और फिर आप सेल्फ पढ़ सकते हो। एक बार आपने पढ़ने लग गए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉब्लम ये है कि लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, और इसलिए जॉब भी नहीं लगती, क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक वो आपके यहाँ सीमेंट होगी ही नहीं। मतलब आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। तो आपको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना है। रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, क्योंकि इतनी एप्स हैं, किसी को भी टेस्ट कर सकते हो। तो आप इम्प्लीमेंट करोगे, एक्सपीरियंस रिपोर्ट आप डॉक्यूमेंट करो, जो भी आपको मिलता है। आपकी प्रोबेबली बना लो कि मैंने आज ये टेस्ट किया, ये सब मैंने किया, और फाइनली समरी ये है, मुझे 4 इशू मिले, ये हुआ, इसको ब्लॉक कर सकते हो। ये आपका पोर्टफोलियो बनने लग जाएगा। उसके बाद आप नेटवर्क करो। मतलब नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि जॉब दे कौन रहा है, तो आप तो कभी उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच ही नहीं पाए ना। मतलब सिर्फ सीख लिया और फिर, तो वो भी इक्वल पार्ट है। तो नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम पे ग्रुप्स है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब्स के, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो अगर आप थोड़ा सा भी गूगल सर्च करोगे, आपको ये सब मिल जाएंगी पॉसिबिलिटीज। लिंक्डइन पे ग्रुप्स है, फ्रेशर्स के अलग ग्रुप्स है, तो वो आप ज्वाइन करो, अप्लाई करो, और फिर जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, तो फिर वहां उनको टेस्ट करके उनकी रिपोर्ट भी दे दो, तो चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो आपके पास पोर्टफोलियो है, स्किल है, आपको टेस्टिंग करनी आती है, आप दिखा पा रहे हो, तो आपको मिल जाएगी इजीली जॉब। और बहुत रिजिड रहना भी अच्छा नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि भैया मैंने अभी तो जावा में सीखा था, अब मैं पाइथन में नहीं करूँ। यार आपको ये समझना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हो। कोई आपको पैसा दे रहा है, सैलरी दे रहा है, वो तो चाहे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और आप अगर रिजिड हो जाओगे, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आप बढ़ा रहे हो। और इंडस्ट्री में आप जितना ऊपर जाओगे ना, मतलब हो सकता है एज अ फ्रेशर आपको मिल भी जाए कि भाई मेरे को पाइथन नहीं करनी, सी शार्प दे, तो मिल गई। और 10 साल बाद जब आप आ जाओगे मेरे लेवल के एक्सपीरियंस पे या आपके लेवल के एक्सपीरियंस पे, तो आप ये टेंटरम नहीं कर सकते कि मुझे यही 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 काम करना है। मतलब काम चेंज होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, स्कोप चेंज होगा, नई प्रॉब्लम होगी। हम लोग तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स है ना। तो इतना जिड होना भी अच्छा नहीं है कि मुझे यही करना है, मैं तो एपीआई टेस्टिंग ही करूंगा। मतलब जो जरूरत है आपके उसको समझो, करो, वही है रियली जॉब पाने का, और मतलब जॉब में खुश रह के काम करने का तरीका। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में भी चले जाते हैं और उनको वो कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं रहता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। करेक्ट। और वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है हाँ। कि हमको अभी ये फैंटेसी है, बट सी आपका कुछ भी फैंटेसी हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयर का क्या फैंटेसी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जॉब आपको दे रहा है। तो ये मैचिंग द ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राहुल, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे? बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आपको लगता है कि कुछ ऐसी एडवाइस जो उनके लाइफ में चेंज ला सके, उनको हेल्प कर सके? दो चीजों पे आपको वर्क करना है। मतलब ये एडवाइस मेरी भी नहीं है, मैंने नवल रविकांत से सीखी थी। इफ यू कैन बिल्ड स्टफ एंड इफ यू कैन सेल स्टफ, यू आर अनस्टॉपेबल। तो अगर आप एक टेस्टर और अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो, तो एक तो बिल्ड करना सीख लो। हमारे सेशन में बिल्ड करना है, अच्छा टेस्ट डिजाइन सीख लो, अच्छा आपको कैसे ऑटोमेशन डिजाइन करना है वो सीख लो, आपके क्राफ्ट को कैसे करना है वो आप अच्छे से सीख लो, और उसको सेल कैसे करना है उसको बहुत अच्छे से सीख लो। विजुअली, प्रेजेंटेशन के साथ, कॉन्फ्रेंस में, कहीं पे भी, कंपनीज के इंटरनल डेमोज, ये सब मौके होते हैं जब आप शोकेस करते हो अपने वर्क को। आप इंटरनली भी कुछ सेल ही कर रहे हो। आप अपने मैनेजर को कुछ दिखा रहे हो या मैनेजमेंट को दिखा रहे हो कि देखो मैंने इस तरीके का काम किया है, मैं इस तरीके का या इससे बड़ा कुछ काम भी ले सकता हूँ फ्यूचर में। जब आप डेमो दे रहे हो, आप यही बता रहे हो। या फिर आप रहे हो कि मैंने ये बिल्ड किया है एंड लेट आई कैन डिफेंड दिस आइडिया एंड दिस इज अ वायबल थिंग विच वी कैन प्रोबेबली सेल टू अदर पीपल ऑल्सो।
और विच वी कैन यूज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो आपको बिल्ड करना सीखना पड़ेगा, मतलब टेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, आपको उसको टेस्टिंग को सेल करना सीखना पड़ेगा। ये दोनों सीख गए, साथ लगा दिया, अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल। हाँ, थैंक यू सो मच राहुल, अपना टाइम देने के लिए, पॉडकास्ट के लिए। आपके इनसाइट्स बहुत वैल्यूएबल थे। पर्सनली मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने मिला। तो जो भी ये लोग देख रहे हो, जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनको हेल्प हो, जो मेन हमारा मोटो था ये पॉडकास्ट करने का। या और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अपने अंदर के टेस्टर की कुछ बातें मैं आज बता पाया इस चैनल पे, जो मैं सोचते, और मजा आया। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको आगे करें, और ऐसे पॉडकास्ट मैं खुद और सुनना चाहता हूँ। श्योर, मतलब ये आपके वजह से भी हो रहा है। आप लोग भी आते हो, अपना इंसाइट शेयर करते हो, इसके वजह से भी ये पॉडकास्ट पूरा हो पा रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल।